अहम सियासी शख्सियात का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है, जिसमें नया इजाफा गुलाम सरवर खान की शमूलियत है। इत्तेलात के मुताबिक पार्टी तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ भी राब्ते में है और इलेक्शन से कबल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स को लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब पार्टी ने अवाम के साथ भी बराह रास्त राब्ते शुरू कर दिए हैं और इससे पंजाब में जलसों और जो कि कन्वेंशंस हुए उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उसका शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। तो हमारे साथ इस और बहुत सारे वादे भी किए गए हैं, उस बारे में मंशूर बड़ा अहम है क्योंकि बहुत वादे किए गए हैं, तो ऑब्वियसली आवाम की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इस वक्त IPP के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, जानना चाह रहे थे आपसे सबसे पहले तो गुलाम सरवर खान साहब की शमूलियत, तो क्या ये ऑप्शन थी कि ज़ाहिर जब हम उस हल्के की तरफ देखते हैं तो गुलाम सरवर खान या चौधरी निसार, या कि नहीं आपको लगा कि गुलाम सरवर खान ही एक ऑप्शन है और वही शामिल कर लें तो वो बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलाम सरवर खान साहब को खुश आमदीद हमारी पार्टी के अंदर। और सिर्फ गुलाम सरवर खान साहब नहीं है, तकरीबन 100 से ज़ायद MNA MPAs हैं और इलेक्टेबल्स हैं तहरीक इंसाफ के भी और उससे बाहर भी, कि जो अगले 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा। और जहाँ तक ऑप्शन की बात है, देखिए चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से मैं एक बड़ा मेरा मशहूर एक फ़िक्रा है पिछले 7, 8, 10 साल से कि उनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है। और सियासत के अंदर और लीडरशिप की सबसे पहली जो निशानी है वो क़ुव्वत फ़ैसला होती है। आप बर वक्त फैसला लेते हैं ना, तो फैसला अगर सपोज गलत भी हो तो उसकी रेमेडी हो सकती है, लेकिन आप फैसला ही नहीं ले पाते और वक्त गुजर जाता है तो उसकी तो रेमेडी भी नहीं हो सकती, उसके ऊपर तो ओवरकम भी नहीं पाया जा सकता उस डिसीजन के ऊपर। तो बहरहाल गुलाम सरवर खान साहब हमारी पार्टी का पहले भी असासा थे जब PTI थी, अब भी जनाब वो इंशाल्लाह असासा है, बुजुर्ग सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। तो उनकी आमद से इंशाल्लाह हमारी IPP को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी तकवीयत पहुंचेगी। अच्छा, चौहान साहब, उन्होंने PTI को फायदा पहुंचाया था या नुकसान पहुंचाया था? स्पेशली उस बयान के बाद जो PIA के हवाले से, जो पायलट्स के हवाले से दिया, जो नुकसान पहुंचाया उन्होंने, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है सब? तो यार वो पुरानी बात। अच्छा, अब वो बदल गए? नई बात करें, वो कोई एक बात कहने की वजह से नहीं। देखो बात ये है, आप किसी की पुराने एक एक्ट को अगर आप इस तरह करना शुरू हो जाए तो दुनिया का कोई शख्स भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हर शख्स से डेली, वीकली, मंथली ऐसे ब्लंडर्स एक इंसान से, ह्यूमन से होते हैं। लेकिन वो तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही थी, लेकिन उसका मफहूम गलत निकल आया गया ना। ठीक है, अब चूंकि आपने इससे पहले कहा कि 100-150 और MNAs हैं, MPs हैं जो कि ज्वाइन करेंगे IPP, आपने लास्ट टाइम भी हमारे प्रोग्राम में 2-3 लोगों का नाम लिया था। वैसे तो आपने शेख रशीद साहब का भी कहा था, उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया IPP का, लेकिन और कौन कौन है जिसके हवाले से आपको लगता है कि आइंदा चंद दिनों में ये वो नाम है जो कि ज्वाइन कर लेंगे IPP को? देखो, शेख रशीद साहब का मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो IPP ज्वाइन करेंगे। शेख रशीद साहब का ये कहा था कि वो भी आएंगे और वो भी जना मुसलमान होंगे, जना। अच्छा, वो भी तौबा ताइब होंगे। अच्छा, और कौन तौबा ताइब करने वाला है? तो उस लंबी फहरिस्त, देखिए ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तौबा के अलावा ऑप्शन नहीं है। देखो बात ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ का जो टाइटैनिक है उसको जनाब उस बर्फ की चट्टान के साथ जाके मारा है और टकराया है कि अब बचने का कोई रास्ता तो तलाश करना है ना पॉलिटिशियन ने। देखो, पॉलिटिशियन सियासत करता है अपनी हल्के की आवाम, अपने मुल्क की आवाम, अपने माशरे की आवाम की खिदमत के लिए, उससे सियासत तो करनी है। तो जब आप सियासत के रास्ते मसदूद हो जाए और अपनी ही हरकतों की वजह से हो, अपनी ही करतूतों की वजह से हो, अपनी ही पार्टी की गलत पॉलिसीज की वजह से हो, तो रास्ता तो तलाश करना है। अच्छा चौहान साहब, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप, कौन तौबा करने वाला है और कौन मुल्क की खिदमत करने के लिए IPP ज्वाइन करने वाला है? लंबी फहरिस्त है और इंशाल्लाह सारे आएंगे। अच्छा, जल्द टॉप थ्री जल्द जो आने वाले हैं उनमें टॉप 3 सब आएंगे, सिवाय उनके जो इस वक्त बड़े इनकलाबी और नेल्सन मंडेला बने हुए ना, बयान देते हैं। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आती हैं और एजाज चोई साहब आते हैं और फलां अपनी पेशी के ऊपर कि हम कट जाएंगे, ये नहीं। और भाई आपको छोड़ना ही नहीं है किसी ने, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आप बाकायदा आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करते हुए, हल्लाशेरी देते हुए
आप सारी दुनिया की नजरों के सामने मीडिया के जरिए से पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और पूरी दुनिया के सामने पकड़े गए हैं। आप किस खुशफहमी के शिकार है कि आपको जनाब छोड़ के आपको सर के ऊपर बिठाया जाएगा, सर का ताज बनाया जाएगा? तो वो एनी नंबर सिक्योर करने के लिए जनाब सारी इस तरह की हर पेशी के ऊपर डायलॉग बाजी करते हैं। अदरवाइज बाकी जितने लोग हैं जो इनोसेंट हैं, जिनको इस्तेमाल किया गया, एक माहौल बना दिया गया, कोई टिकटॉक के चक्कर में, कोई वफा के चक्करों में, कोई डिसिप्लिन के चक्करों में, बेचारे 1.5 साल मजबूरन किसी ना किसी तरीके से चलते रहे, लेकिन दिल से राजी नहीं थे। उनकी अपनी सोच नहीं थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं थी ये वाली कि तहरीक फसाद फिल अर्ज की जाए, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ जंगो जदल किया जाए, तो की जाए, गुंडागर्दी की जाए, वो लोग सारे एक्सेप्टेबल हैं। जो इस वक्त भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, आपकी नजर में वो क्यों उनके साथ खड़े हैं, अगर सब कुछ इतना वाजे है तो? देखो, बात ये है कि पॉपुलैरिटी, शोहरत, बज़ाहिरन सोशल मीडिया के जरिए से जो एक कुछ बाहर बैठे हुए इनके जनाब अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर जो इनके सोशल मीडिया के जनाब करता धरता है, वो पूरी एक ऐसा माहौल, और फिर इसमें इंडिजीनियस, एक्सीजीनियस, इंटरनल, एक्सटर्नल, बैरूनी, अंदरूनी बहुत से अनासर शामिल हैं कि जिन्होंने एक हवा बना के रखा हुआ है। उस हवे को देख के जो कमजोर दिल लोग हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे। अदरवाइज सबको पता है कि क्या खिलवाड़ हुआ 1.5 साल पाकिस्तान के साथ। और अदरवाइज असद उमर साहब पाकिस्तान दिवालिया किस तरह हुआ है। अदरवाइज सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस 1.5 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज की वजह से पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सियासत को क्या क्या नुकसान पहुंचा है। अच्छा चौहान साहब, असद उमर साहब से मुताल्लिक अगर आप कोई राय दे सकें, आपकी नजर में फॉर श्योर वो इनोसेंट हैं, तो वो भी आ रहे हैं आईपीपी में? और वो तो ये कह रहे हैं कि उनको ऑफर की गई थी आईपीपी में आने की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी कुछ हुआ था? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? मैं एक सवाल पूछूं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो सियासतदान ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। सियासतदान होता है जो सियासी कारकुन होता है ना, उसके एक टिपिकल उसके अंदर सियासी कीड़ा होता है, एक सियासी उसके अंदर जनाब जरासीम होता है, उसके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के अंदर एक पॉलिटिकल जो ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ होता है, जिसने कोई जनाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके, यूथ पॉलिटिक्स से लेके, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एज अ कारकुन जनाब कोई मारे खाई हो। ये तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, अच्छे इंसान है, लेकिन जनाब मैं कम अज कम उनको ऐसा उस तरह का पॉलिटिकल वर्कर जनाब मैं तस्लीम नहीं करता। वो ऊपर से आए जनाब और आके जनाब वो एक कौमी असम्बली का डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा और जनाब एक उस प्रोसेस में आ गए। तो अगर ये सारा मामला चौहान साहब, अगर सारा मामला ऐसा ही है, अगर आपकी नजर में वो पैराशूटर हैं, उनकी कोई ग्रास रूट लेवल से ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर आईपीपी ने उनको ऑफर क्यों दी? या आप डिनाई करें कि ऑफर भी नहीं दी? भाई ऑफर तो सबको देंगे ना, जो सियासत के अंदर होगा सबको देंगे। आपने मुझसे पूछा कि आप राय दें, मैंने एक राय दी है, मेरे लिए काबिल। लेकिन अभी इस वक्त एज वी स्पीक नाउ क्या आईपीपी के लिए असद उमर साहब काबिल कबूल हैं? अगर वो आते हैं तो डीसेंट इंसान है, लेकिन एक पॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट होने के नाते से मैं मेरी जाती राय में वो कोई ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर ये राय आ गई, ये राय आ गई। और वो पहले दिन आए और आते ही इलेक्शन लड़ा और एमएनए बना दिए गए, उसके बाद उनका सियासी सफर का आगाज हुआ। तो उनका जनाब तो जनाब असि किसियां लैंड लगे हुए हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमने 9वीं में बिल्कुल आपका हमें पता है, आपने जाहिर है यूनिवर्सिटी लेवल से आपने हमने पहली दफा हवालात काटी थी और जेल काटी थी। अच्छा चौहान साहब, सवाल तो सुन लेना। सवाल ये है कि अगर आप उनको पॉलिटिकल लीडर मानते नहीं है और आपको लगता है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आईपीपी जिस जमात में आप हैं, जिसकी आप अभी तर्जुमानी कर रहे हैं, तो किस तरह से ऑफर क्यों कर दी? मतलब ऑफर आप लोग सबको कर रहे हैं, किसी की कैपेबिलिटी है नहीं है? आप गलत साइड पे ले गए। आपने भी सवाल पूछा जी आप उनको पॉलिटिकल लीडर नहीं मानते, मैंने ये कहा ही नहीं। वो भाई लीडर मैंने तो कहा ही नहीं कि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। मैंने ये कहा है कि ग्रास रूट लेवल का वो पॉलिटिकल कारकुन नहीं है। ठीक है, लीडर तो यहाँ पे हर कोई है। लीडर तो जनाब माँ के पेट पे से कोई आता है तो ना वो सियासत पे कदम रखता है, कहता है मेरे तो बड़ा लीडर कोई नहीं है। सारे लीडर होते हैं, लीडर तो होना कोई इशू नहीं है। एक होता है कारकुन होना। डिस्कशन हो रही थी कि कारकुन, मैंने उस पर तबसरा किया था कि ग्रास रूट लेवल के नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं चौहान साहब। ज़ाहिर ये तो मामला हुआ। अब बात करते हैं केपी की, क्योंकि ज़ाहिर है केपी में पीटीआई का एक स्ट्रांग होल्ड तो रहा। अब उसके बाद वहां पे हमने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जमात बनते भी देखी।
आपके ख्याल में आईपीपी केपी में क्या कर सकती है, या क्या आपको लगता है कि हो सकता है इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद हो जाए पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ, खटक साहब के साथ? कोई ऐसा मामला भी है या नहीं, वो रास्ते बंद है? आप तसल्ली से बीच में 2 मिनट टोकना ना आप दोनों ने। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपकी भी आदत है जना फौरन जनाब आप जना टोकना ना। मैं बड़ा जबरदस्त एनालिसिस पेश करता हूं। जी जी सुने आप पिछले 3 महीनों में जब से जनाब केपीके के अंदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है ना परवेज खटक साहब की, उसके बाद 3 या 4 इलेक्शंस हुए हैं, सूबाई के, तहसील असम्बली के, जिला असम्बली के। अगर आप उसका रिजल्ट देखें ना, तो अभी परवेज खटक साहब की पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पीटीआई जीत रही है 500 वोटों से, 600 वोटों से, 1000 वोटों से, 1500 वोटों से। और उसके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी हार रही है तो वो 600 से कम वोट ले रही है, तीसरे नंबर वाली भी 2000 से कम वोट ले रही है, बिल्कुल क्लोज मार्जिन पर। लेकिन अगर बाकी जमातों का टोटल करेंगे तो उससे ज्यादा होता है। अगर ऐसे मौके पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जो पिछले 15 साल 16 साल से वहां पर मौजूद है और उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो पीटीआई के अंदर बड़े एक्टिवली रोल प्ले करते रहे हैं और अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, अगर जब वो खड़े होंगे, वो 5000, 10,000, 20,000, 30,000 वोट लेते हैं, तो आप बताएं कि पीटीआई कहां पे खड़ी होगी? भाई एक पॉलिटिकल एनालिसिस दे रहा हूं, ये हवाई बातें, जज्बाती बातें, सोशल मीडिया की बातें, ये अपनी जगह है। तो जनाब मैं ये समझता हूं कि परवेज खटक साहब की पार्टी जब मैदान में आएगी और वो केपीके की हर सीट के ऊपर अगर इलेक्शन जीती है तो वो तो सफाया कर देगी पीटीआई के, खुद जीते या ना जीते, वो खुद जीते या ना जीते, पीटीआई का सफाया हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट आ गया। चौहान साहब एक बात और, जनवरी के आखिर में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, चूंकि ज़ाहिर है अभी हम इलेक्शन कमीशन की तरफ देखें तो वो ज़ाहिर है वो शेड्यूल जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है कि सामान की तरसील के मुतालिक उन्होंने कल चीज़ें जारी की, जनवरी के आखिर में इंतखाबात होना आईपीपी को सूट करता है या कि थोड़ा ताखीर हो जाना आईपीपी को सूट करता है? यार देखें, हमें इससे कोई इशू नहीं है सूट करता है या नहीं करता, ठीक है ना जी। वो जरा हमें तो गज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर नफरत की सियासत खत्म हो। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात के हवाले से अमली तौर पर प्रैक्टिकली एक्टिवली फ्रंट फुट के ऊपर आके सरेआम सबके सामने जो कुछ भी हुआ है, एक तो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे, जो बेगुनाह है हजारों खानदान पीटीआई के, हजारों खानदान। मैंने अपने हल्के के अंदर 20 लोगों को अल्लाह पाक के करम से सेफ एंड साउंड किया है। शेख रशीद साहब तो आके अभी थूक से पकोड़े तल रहे हैं ना पानी से कि मैं जनाब ये करूंगा, हालांकि कोई बंदा भी उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई कप्तान भी लिफ्ट नहीं करा रहा। वजह ये कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जनाब इस वक्त दावे कर रहे हैं। मैंने तो प्रैक्टिकली पिछले 4-5 महीनों के अंदर रावलपिंडी में कई तहरीक इंसाफ के बेगुनाह लोगों को कि जो इस पूरे क्राइसिस के अंदर आए थे, मैंने उनको सेफ एंड सिक्योर किया है। मेरी यही हमारी पहली प्रायोरिटी ये है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कि तहरीक इंसाफ के वो हजारों खानदान और हजारों कारकुन के जो बेगुनाह है, जो बेचारे इस पर्चों में और जेलों में और भागे हुए हैं, मफरूर हैं, जिंदगियां तबाह है, कारोबार तबाह है, उनको रिलीफ मिले और एक पुरसकून किस्म का इलेक्शन हो और ये तहरीक फसाद फिल अर्ज और ये नफरत की सियासत दोबारा पाकिस्तान के अंदर परवान न चढ़े। ठीक हो गया चौहान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में वक्त दिया आप।